So today we are going to deal with, ये सारा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, ऐसे ही है। Yes, sir. ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था, ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर जनवरी 22, ठीक है, जनवरी 25, यूनिट नंबर 3 प्रैक्टिकल स्किल्स है। जाहिर है प्रैक्टिकल स्किल फिजिक्स 1 यानी यूनिट नंबर 3 है और एएस के अंदर हम लोग ये डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। अच्छा, पहली चीज तो ये कि भाई एक बात याद रखिएगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये कि आप लोग मार्क्स देख के और पेपर का टाइम देख के आप लोगों ने चलना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है ये मैं मैक्सिमम आप लोग को समझा रहा हूँ कि यार 4 क्वेश्चन हैं, मोस्टली 4 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। और 4 क्वेश्चन में से अगर आप देखें तो ग्राफ का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये सारी चीजें का एक क्वेश्चन आपका देखिएगा कि टेबल से अनसर्टेनिटी निकालने के लिए कहेगा या डाटा से अनसर्टेनिटी कहेगा। एक पार्ट में वो आपको इंस्ट्रूमेंट से अनसर्टेनिटी निकालने के लिए कहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, फिर ग्राफ से एनालिसिस और उसकी वैल्यूएशन भी आपको लाजमी देगा, ठीक है। और अनसर्टेनिटी डाटा से कैसे निकालनी है, टेबल से कैसे निकालनी है, मतलब, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से कैसे अनसर्टेनिटी निकालनी है और कौन सी अनसर्टेनिटी निकालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो सिर्फ अनसर्टेनिटी कह रहा है तो कौन सी अनसर्टेनिटी है, वो एब्सोल्यूट है कि परसेंटेज है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ग्राफ का एक क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, वो होगा लाजमी। ग्राफ आपको प्लॉट करना है, 5 मार्क्स होंगे ग्राफ ग्राफ के, वो बताऊंगा कि किस किस चीजों पर ग्राफ के मार्क्स डिवाइडेड है, कितना एरिया ग्राफ का कंज्यूम करना है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा अब इन एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जिनका जानना जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट गेट्स क्या होता है। यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट लाइट गेट्स? की लाइट गेट्स क्या होते हैं, डाटा लॉगर क्या होता है, ये सब बातों के बारे में पता है आपको? नहीं पता? लेट्स टॉक अबाउट। तो लाइट गेट्स का काम क्या है, ये दो किसी पॉइंट के दरमियान ठीक है, लाइट गेट्स जो होते हैं जो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ये आपको टाइम मेजर करके बताते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट हुआ है वो आपको प्रिसाइज वैल्यू के साथ टाइम मेजर करके बता रहे होते हैं लाइट गेट्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि ये लाइट गेट्स हैं, जैसे ये लगे हुए 2 लाइट गेट आप देख रहे हैं सेट में। अब ये एक कार्ड लगा हुआ है एक ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली पास कर रही है, ठीक है, और साइड में आप देखिए इसमें एक जो है पुली है, पुली के साथ वेट लगा हुआ है। ट्रॉली जब लेफ्ट वाले लाइट गेट से राइट वाले की तरफ जा रही है तो बीच में से जितना टाइम लग रहा है वो हाई प्रिसीजन के साथ, ठीक है, वो टाइम जो है वो मेजर हो रहा है। जब ये ट्रॉली लाइट गेट लेफ्ट वाले लाइट गेट से पास करके राइट वाले लाइट गेट की तरफ जाती है तो जाते हुए ट्रेवल करते हुए बीच में जो टाइम है वो टाइम मेजर होने के बाद वो टाइम जाता है लाइट गेट से डाटा लॉगर के अंदर, और ये लगा हुआ पीछे डाटा लॉगर, ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा लॉगर। ये कनेक्टेड होता है इस लाइट गेट के साथ, और ये डाटा लॉगर अपने स्टोर करता है और वो आपको शो करता है, वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर कि कितना टाइम लगा उसको गुजरने में या पास होने, तो वो टाइम आपको मेजर करके बताता है। क्लियर? सो लाइट गेट्स आर बेसिकली हाईली प्रिसाइज, ठीक है, क्योंकि ये लगा रहा है कि लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो फॉर मैकेनिक्स, ठीक है, लाइट गेट्स जो है उनको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, डाटा लॉगर इन्हीं के साथ कनेक्टेड होता है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं वापस इस पे, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्टूडेंट investigated how the acceleration of a toy car on a ramp depends on the angle theta, ठीक है। यानी कि ये एंगल थीटा जो है ये इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इससे कार की एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी थीटा और उसको लिंक करना चाह रहा है एक्सेलरेशन के थ्रू कि थीटा बढ़ाने से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वेदर इट विल बी इंक्रीज, और थीटा कम करने से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वेदर इट विल बी डिक्रीज। क्लियर? तो इस तरह से वो करना चाह रहा है। तो देखा जाए ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। याद रखिएगा थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सेलरेशन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल दो वो पूछ नहीं रहा, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की नो हाउ होना जरूरी है। पूछ लेगा, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और होती है जिनको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, जिनको आपने कंट्रोल किया हुआ, चेंज नहीं किया हुआ, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ट्रॉली, ये आप चेंज नहीं कर रहे, बस हर दफा इसका एंगल चेंज कर देंगे, इसकी हाइट चेंज कर देंगे आप, इस तरह से इसकी हाइट इंक्रीज करके आप जो है थीटा चेंज कर देंगे। थीटा चेंज करने से एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन आप
यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कंट्रोल किया हुआ है अपने उस वेरिएबल को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये चेंज नहीं हो रहा। सो ये तीन बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। दिमाग में क्यों रखनी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, ठीक है, क्या पता वो क्वेश्चन पूछ ले। इट डजंट मीन कि जनाब ये इस प्रैक्टिकल का पार्ट है या प्रैक्टिकल स्किल का पार्ट है, इस प्रैक्टिकल स्किल में इस पेपर के अंदर ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन यू शुड नो। आगे मूव करते हैं। तो कह रहा है कि शी प्लेस अ लाइट गेट कनेक्टेड टू द डाटा लॉगर नियर द बॉटम ऑफ द रैम। यहां पर ये है लाइट गेट लगाया हुआ और इसका कनेक्शन डाटा लॉगर से दिया हुआ, ठीक है। एज द टॉय कार passes through the light gate, the longest part of the toy car interrupted the light beam। वो कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या हो सकता है भाई, वो ये हो सकता है यहां से ये इंटरप्ट करता है लाइट बीम को। सर लाइट बीम का क्या मतलब है, लाइट बीम हमें तो नजर नहीं आ रही। सो देखिए 3D में लाइट बीम कुछ यूं होती है, इधर देखिए ये इस तरह से 3D में रखा होता है डाटा लॉगर, ये देख रहे हैं, इसके बीच में ये गेट की तरह होता है, लाइट गेट ही होता है एक तरह का, इसके बीच में लेजर ऐसे या लाइट बीम ऐसे पास कर रही होती है। तो जब यहाँ बीच में से गाड़ी गुजरेगी तो ये लाइट गेट को जो लाइट है, लाइट की बीम उसको इंटरप्ट करेगी, उसकी इंटरप्शन की वजह से आगे जो है वो टाइम मेजर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डाटा लॉगर के ऊपर उसकी इंटरप्शन की वजह से। उसके पीछे ही क्या फिजिक्स है हम उसमें नहीं जा रहे, क्लियर। सो ये आपको जाहिर है ये व्यू दिया हुआ है, वरना हकीकत में ये इस तरह का कुछ व्यू होगा, समझ आ रही है, इस तरह कोई व्यू होगा, ये 3D में बता रहा हूँ। और लाइट बीम जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही होगी ऐसे, क्लियर, 3D में ऐसे। एनीवेज, as the toy car passed through the light gate, longest part of the toy car interrupted the light beam. The data logger recorded the time taken t for the toy car to pass through the light gate. Data logger ने जाहिर टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि वो कितनी देर में पास कर रही है, ये कितनी देर में इसको पास कर रही है और कितनी देर तक पास करती रही ये मेजर कर लेगी वो, ठीक है, कितनी देर तक, जाहिर है ये पहले ये हिस्सा गुस्सा होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये आखिर में ये। सो ये कितनी देर तक इसको कट करती रही, इंटरसेप्ट करती रही, वो टाइम ये जाहिर है वो जो डाटा लॉगर है वो मेजर कर लेगा, ठीक है। द स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द टॉय कार, ठीक है, इसको वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर कर लिया। अब ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, जाहिर सी बात है इसको डिजिटल कैलिपर भी कह देते हैं। सो उसकी वैल्यू आ रही है 75.6 मिलीमीटर, चेक कर लें, ठीक है। अब ये 75.6 मिलीमीटर, याद रखिए, गौर से देखिए 75.6 मिलीमीटर, इसके अगर गौर करें तो डेसिमल के पास सिर्फ एक डिजिट मेजर कर रहा है, सिर्फ एक डिजिट, दो नहीं मेजर कर रहा, ठीक है। अनलाइक स्क्रू गॉज ये दो मेजर नहीं कर रहा, ये एक डिजिट मेजर कर रहा है। और सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखिए सारी बातें। डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, लेंथ जो मेजर हो रही है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालिए। चलिए आइए निकालते हैं। सो आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का एक गलत फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर तमीज से लिखूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सो डेल्टा एल अपॉन एल, या तो ऐसे लिख दूं डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे, हमें ये यही है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसमें नीचे मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए जो कि ये है जो हमने मेजर किया। तो सवाल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहां से लेकर आए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, यानी कि डेल्टा एल अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये देखना है कि वेदर ये इंस्ट्रूमेंट से अनसर्टेनिटी मेजर कर रहे हैं या टेबल से कर रहे हैं या ग्राफ से कर रहे हैं, ये तीन अलग अलग बात है। ग्राफिकल जाहिर है सिलेबस में आपके कहीं पर मेंशन नहीं है। सो हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और किस पे बात करेंगे, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ डाटा पे बात करेंगे। तो राइट नाउ वी आर हियर एट द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की निकालने के लिए उसका जो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, उस लीस्ट काउंट को उसकी रेजोल्यूशन को हाफ कर दिया जाता है। सो देखिए उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन भी कहते हैं इसको, इस रेजोल्यूशन को हम कितना करेंगे, इस रेजोल्यूशन को हम कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब आप बताइए मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं आप इससे, मिनिमम क्या वैल्यू मेजर कर सकते हैं। देखिए 75.6 है, यानी 0.5 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.1 मिनिमम इससे मेजर करेंगे 0.1 मिलीमीटर। क्या इससे कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, क्या 0.09 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, आप नहीं मेजर कर सकते। आप मिलीमीटर इसका जो है वो मिनिमम जो मेजर कर पाएंगे वो नियर इज 0.1 मिलीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सो लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.1
डिवाइडेड बाई 2, सो ये इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी 0.05 मिलीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? अब आप ये 0.05 mm को यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू जो आपने मेजर की है, मतलब मेजर्ड वैल्यूज, नॉट एक्चुअल, इट्स मेजर वैल्यू, डिवाइडेड बाई 75.6 मल्टी, और दोनों मिलीमीटर में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100। जी बताइए क्या वैल्यू आएगी आपकी? Sir, it's 0.066. 0.066. Yes. So you have to say it's a परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आएगी वो आएगी 0.006। 0.6. ये आ रही है? जी Yes, हाँ, sir. तो इसको राउंड ऑफ कर लो, तो 2 सिग्निफिकेंट फीमेल 0.07, 1 सिग्निफिकेंट फीमेल में 0.07% हो जाएगी। सो यू कैन राइट 0.07%। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। परसेंटेज चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, उसकी वजह ये कि इसने ऑलरेडी परसेंटेज का वर्ड बोला हुआ है। सो इफ यू वांट टू राइट परसेंटेज इन ब्रैकेट यू कैन, कोई मसला नहीं है। अगला पार्ट, अब देखो ये टेबल से निकालने के लिए कह रहा है, मजेदार चीज है। दिस वन adjusted the ramp so that the theta is equal to 20 degree. She released the toy car from the top. अब उसने थीटा को कितने पे सेट किया? उसने सेट किया उसको 20 डिग्री। She released the toy car from the top of the ramp and recorded t from the data logger. She repeated this several times as shown in table. ठीक है, determine the mean value of t। ठीक है, उसने क्या किया? वो कह रहा है कि उसने थीटा को सेट किया 20 डिग्री पे और रैंप पे ऊपर से उसने उसको गाड़ी को गिराया। जब गाड़ी नीचे आई और गाड़ी पास करी तो अलग अलग टाइम आ रहा है, कभी 44, जाहिर है ये अनसर्टेनिटी इसमें होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका रैंडम एरर होता है। इस रैंडम बिहेवियर की वजह, देखो ना, खुद सोचो, हर दफा गाड़ी एक ही एंगल से नीचे की तरफ आ रही है 20 डिग्री से। 5 एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 दफा एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 5 दफा एक ही एंगल से एक ही गाड़ी एक ही हाइट से नीचे आ रही है, हर दफा टाइम अलग अलग आ रहा है डेसिमल के बाद। तो ये रैंडमनेस को शो कर रहा है, ये रैंडम बिहेवियर को शो कर रहा है, ये रैंडम रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि डाटा लॉगर जो है वो मौजूद है तो ह्यूमन रिएक्शन के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। सो इधर देख लीजिए। सो अब इन तमाम जो रैंडम एरर है इनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, या कम करने के लिए क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे इसका। सो एवरेज ले लीजिए। ठीक है, सो एवरेज लेने के लिए आपको 44.7 प्लस 44.6 प्लस 44.9 प्लस 45.2 प्लस 44.5। क्लियर? सबको सम अप कर दीजिए और डिवाइडेड बाय आप 5 कर दीजिए। जी क्या वैल्यू आ रही है बताइए? 44.78. 44.78। ठीक है, ठीक है, मीन वैल्यू 44.8 हो गया। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए मिली सेकेंड। ठीक है, ये मिली सेकेंड है, मीटर सेकेंड नहीं। डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मीन वैल्यू ऑफ टी। इन द मीन वैल्यू ऑफ टी, ये बड़ी गहरी बात है, याद रखना, यानी मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू को लिया है। ठीक है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू। अब वो कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो सबसे पहले आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको निकालना है। यानी कि नीचे जो आपका आएगा वो डेल्टा टी आएगा, ये वाला आएगा, ये है मीन वैल्यू। सो मीन वैल्यू नीचे आएगी आपकी। सो मीन वैल्यू कितनी है? 44.8। ऊपर आएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आप फंसे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? तो आइए निकालते हैं। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नाउ तुम्हारे पास सामने आगे क्या है? टेबल है। सो टेबल से अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, फंक्शन एट मैक्सिमम। मैं हमेशा फंक्शन लिखता हूं, मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम नहीं लिखता, मैं फंक्शन एट मैक्सिमम माइनस फंक्शन एट मिनिमम करता हूं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे फंक्शन और फिर मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन और फिर उसका डिफरेंस, और उसको निकाल के उसको हाफ कर देता हूं, तो ये आपकी रेंज आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज को हम हाफ कर रहे हैं, याद रखना। सो आप देखिए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अलजेब्रिक फंक्शन है तो टेंशन नहीं है, डायरेक्ट भी मैक्सिमम मिनिमम माइनस मिनिमम कर सकते हो। सो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, 44.6 है, 44.9 नहीं, 45.2। तो मैक्सिमम वैल्यू 45.2 है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम क्या है? 44.5, ये मिनिमम है। चेक कर लो, यही है।
या कोई और वैल्यू आ रही है तो बता दो जी, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.35. 0.35 मिली सेकेंड, ऐसे ही है जी। बताओ क्या आ रहा है। 0.78. 0.78%, ठीक है। आ रही बात समझ में। डिस्क्राइब अ मेथड this I student could use to determine the acceleration of the toy car। बहुत ही आसान है, डेटा लॉगर से टाइम ले लो, ठीक है। और डेटा लॉगर से टाइम लेने के बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, यानी ये जो रैंप है आपका जहाँ पे लाइट गेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक का आप टाइम ले लो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप टाइम नोट कर लो, सॉरी डिस्टेंस नोट कर लो, लाइन नोट कर लो इसकी, और लेंथ को उसके अच्छा एक और मुझे क्या एक्सटेंशन निकालना है, बिल्कुल। सो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। डेटा लॉगर से आपके पास टाइम आ जाएगा, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, ये उड़ जाएगा पूरा। सो s इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहाँ से एक्सटेंशन निकालना है तो 2s अपॉन t स्क्वायर, कहानी खत्म, निकाल लो। और क्या चाहिए, समझ आ रही बात, ठीक है। अब जाहिर है डिस्टेंस मेजर करने के लिए यू नीड अ मीटर रूल, जाहिर है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है लैब पर, ठीक है। आई मीन लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो जाहिर है आपने यूज क्या करना है वो भी आपने बताना है। सबसे पहले लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या होगा, लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मेजर द डिस्टेंस, ठीक है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा आप पूरा ही लिखो भाई, बिटवीन इनिशियल पोजीशन of the car, of the toy car and light gate by a मीटर रूल, ठीक है। मीटर रूल से मेजर करेंगे उसको, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, टेक द टाइम, ठीक है, टेक द टाइम मेजर्ड बाय डाटा लॉगर, ठीक है। डाटा लॉगर जाहिर है तो जब लाइट गेट से वो पास हुआ होगा तो उसने टाइम मेजर, इक्वेशन विल बी इट यूज टू, इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू s अपॉन t स्क्वायर, क्लियर, आ रही बात समझ में। अच्छा, टेक द एवरेज टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज टाइम या मीन टाइम, एवरेज टाइम मेजर्ड बाय द डाटा लॉगर, या एवरेज टाइम ऑफ द ऑल द टाइम्स मेजर्ड बाय द डाटा लॉगर, ये कर सकते हो। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टाइम, एवरेज ऑफ द टाइम ज्यादा अच्छा वर्ड है, मैं इसको यूं कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टाइम मेजर्ड बाय द डाटा लॉगर, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। आ रही बात समझ में, तो वो एवरेज हो जाएगा तमाम टाइम्स का, ठीक है, जितनी भी है, ठीक है। 3 नंबर ऐसे आपके डिवाइड होंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कंक्रीट इज ऑफन यूज्ड टू मेक सपोर्टिंग बीम्स इन बिल्डिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कैन बी एडेड टू द कंक्रीट मिक्स टू प्रोड्यूस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ये कंक्रीट बीम है, ठीक है, इसमें जो है कुछ मटेरियल मिलाए जाते हैं, जैसे कि इस कंक्रीट में आपका फाइबर मिलाया जाएगा, और फाइबर मिलाने से दिस इज कॉल्ड फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और वो चेंज में जाहिर है बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, वो पागल तो नहीं है, काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहा है। स्टूडेंट
have a student had some small beams made of fiber reinforced concrete. Each beam was the same size. जितनी बीम है सबके सब सेम साइज के हैं और एक ही जैसे हैं, लेकिन अलग अलग मटेरियल, तो जाहिर है एक्सपेरिमेंट रिपीट करने में आसानी होगी और फिर उसका एवरेज ले लेंगे. He placed a beam across the two supports as shown. ठीक है, दो सपोर्ट है, इन पे ये बीम रखा हुआ है. Describe a method the student could use to determine the accurate value for the maximum force a beam can support. You should include the use of any additional apparatus that is needed. भाई पहले तो ये कि ये एक आपने कंक्रीट, ये फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट लिया है, ठीक है, कंक्रीट का बीम लिया है और इस पे आप वेट डालना शुरू करेंगे, वेट डालना शुरू करेंगे, वेट ऐड करना शुरू करेंगे. करते 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 एक वक्त आएगा कि ये ब्रेक कर जाएगा. ठीक है, जब ब्रेक आए करेगा वो आपने नोट कर लेना है वो वेट. ठीक है, फिर इसको रिप्लेस करके दूसरे के साथ करेंगे, फिर तीसरे के साथ करेंगे, चौथे के साथ करेंगे और वेट सेंटर में रखेंगे आप. ठीक है, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये पता कर सकते हैं कि जनाब कितना वेट डालने पर, कितनी फोर्स डालने पर, कितना लोड डालने पर ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. फिर दूसरे कंक्रीट बीम के साथ करना है, फिर तीसरे के साथ करना है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने मल्टीपल के साथ रिपीट करना है. ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा और फिर उनका एवरेज ले सकते हैं. तो उससे हमारा जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इस तरह का बीम जो कि इस साइज का है, इस मटेरियल का है, ठीक है, उसमें कितनी फोर्स अप्लाई की जाए कि वो ब्रेक हो जाए. दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसके साथ और काम क्या करना है. तो आप ये बताओ, ये समझ में आ गया आप लोग को या नहीं आया? किस तरह से लोड आपने ऐड करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है और उसके बाद जो है आपने मेजर करना है ये ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा. क्लियर है? आ रही बात समझ में? जी सर. ठीक है, तो सबसे पहले और अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि आप जो मास रख रहे हैं पता कैसे चलेगा कितना लोड है. तो भाई पहले एक फिजिकल बैलेंस ले लीजिए, उस फिजिकल बैलेंस में आप मास को रख के मेजर कर लीजिए, फिर उसके बाद वो मास को इसके ऊपर डाल दीजिए. इसमें कौन रॉकेट साइंस तो नहीं है. फिर दोबारा दूसरा मास लीजिए, उसको फिजिकल बैलेंस से मेजर कीजिए, उसको इस पे डाल दीजिए. तो ऐसा ऐसा मास एडअप होता चला जाएगा. ठीक है, उसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 9.81 से, तो वो फोर्स बन जाएगी और वो नीचे इस पे एक्ट कर रही होगी. खत्म कहानी, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब अ मैच. अब ये देखो, ये तमिल मूवी तो नहीं है ना, तमिल मूवी नहीं है. क्यों भाई? आदिल हन्नान ऐसी होता है, गलत तो नहीं कह रहा? क्या करते हो? वो एक बंदे को मारा, वाइट टिप खा के इधर से उधर, फुल फिजिक्स. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ऐसे ही है. फिजिक्स काम नहीं करता है सर. अब वो पूरा जाहिर है कि हमने 4 मार्क्स का ये बताना पड़ेगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ. मास को सबसे पहले मेजर करना है, उसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड द mass of the mass of record the mass of the beam and additional. रिकॉर्ड नहीं करते, मेजर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है. मेजर एंड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं. मेजर द मास ऑफ द बीम एंड एडिशनल masses by by a balance कह लो, by an electronic balance. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करो. ठीक है, प्लेस द बीम. अभी बीम को रख रहे हैं, ये बल्कि बीम को तो हमने रख ही दिया. प्लेस द मास on the, you place the mass in the middle of the beam. या उसके बिल्कुल बीच में रखना है आपने. सेट है भाई? इंक्रीज द मास कह लो या ऐड द मास कह दो. ऐड द masses one by one until क्या
द बीम, ठीक है, ठीक है, बीम फ्रैक्चर हो जाए। क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ? भाईजान नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो मुझसे। अब जैसी वो ब्रेक हो, वो मैक्सिमम फोर्स नोट कर लो जिस वक्त वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है? आ रही बात समझ? अब क्या करोगे? कैलकुलेट द maximum force, calculate the maximum force on the beam, maximum force on the beam at fracture point. कैसे मेजर करोगे? जितने भी मासेस थे उन मासेस को टोटल किया, टोटल मास आ गया, और जाहिर है कि उस मास को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जी से, तो वो टोटल वेट आ गया। ये तुम्हारी ये जो डब्ल्यू है, ये बेसिकली ये वो फोर्स होगी जो ब्रेकिंग फोर्स होगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सेम साइज के जो दूसरे बीम्स है उनके लिए रिपीट करना है। सबका एवरेज निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज मैक्सिमम फ्रैक्चर इन द फोर्स एट फ्रैक्चर पॉइंट। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है? पांच पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट्स हो, इनके तो मार्क्स हैं। ये पॉइंट हमने एडिशनल डाला है जिसमें वो जो मासेस हैं उनको भी मेजर करना है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास बीम बैलेंस है वो भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द बीम बैलेंस, आप लिख सकते हो बीम बैलेंस। ठीक है, क्या बेटा क्लास में नहीं है क्या लोग? जी सर। लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ हेल्थ एंड सेफ्टी। यार ये बीम है, ये पाँव पे गिर सकता है। पहली बात, पाँव जाएगा। एक तो उसका अपना वेट, उसके बाद आप मजीद वेट ऐड कर रहे हो, तो एक बात है कि पाँव तो आपका जाएगा जाएगा, मतलब जाता है। मैं इंडस्ट्री में बड़े बड़े केसेस देख चुका हूँ। तो सेफ्टी शूज आते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो सेफ्टी शूज देखिए किस तरह के होते हैं। बैक, ठीक है, नीचे से देखे ना, ये कील पे भी चढ़ा जाए तो भी कुछ पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सेफ्टी शूज के अंदर बड़ी अहम होती है, पाँव आपके बचा लेता है। इस तरह के सेफ्टी शूज आते हैं, तो ये आपने यूज करना है। आ रही बस में? तो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि आप, चलो पहले तो ये लिख लेते हैं, चले लिखें इसको। ठीक है, क्या हो सकता है? वेयर क्या पहने भाई? ठीक है, सेफ्टी शूज जो है वो वेयर करें। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? कोई कोई मुझे बताएगा? दूसरा ये हो सकता है कि जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इससे अपने पाँव को दूर रखें। ठीक है, ये कर सकते हैं। नीचे कुशन रख सकते हैं आप।
ठीक है, लेकिन पाँव तो नहीं बचेगा ना। पाँव बचाने के लिए आप इसको ये कर सकते हैं कि ये जहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये आपके पाँव के मतलब पाँव के ऊपर ना हो, ठीक है, थोड़ा दूर होके हो। क्लियर है? सो ये आप कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप यू नीड टू मेक श्योर मेक श्योर क्या चीज, द फीट या लेग्स कह लो, ठीक है, आर नॉट डायरेक्टली आ रही बात समझ में? क्लियर? ये दो पॉइंट्स हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि इस बीम को जो है वो धागे से बांध के जो है ऊपर जो क्लैंप है उससे आप लटका दो, लूज करके, ताकि अगर ये नीचे गिरे भी ना तो टूट के आपके पाँव पे ना गिरे। ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुशन रख सकते हो नीचे, कोई सेफ्टी फॉर्म वगैरह रख सकते हो, ये की चीजें हो सकती हैं। आगे कह रहा था स्टूडेंट, रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग बीम्स दैट कंटेन डिफरेंट मासेस ऑफ द रीइंफोर्स्ड फाइबर। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, उसने अलग अलग मासेस ऐड किया, 0, 2, 4, 5 अलग अलग ग्राम के मास ऐड किया, और जितनी फोर्स वो बेयर कर सकता था मैक्सिमम फोर्स वो उसने वहां पर नोट कर लिया। कहना ना कि अलग अलग मास का फाइबर जो है जो रीइंफोर्स था वो उसने यूज किया। यानी पहले कंक्रीट यूज किया, पहले सिंपल कंक्रीट यूज किया, यानी सिंपल कंक्रीट, उसमें फाइबर नहीं मिला हुआ था। फिर फाइबर एक पहला डाला, उसमें 2 ग्राम का फाइबर था, दूसरा यूज किया जिसमें 4 ग्राम का फाइबर था। इस तरह से उसने फाइबर मिला हुआ या फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट जो है वो इस्तेमाल किए 5 डिफरेंट, और सबकी मैक्सिमम फोर्स जो है उसने निकाली। तो जैसे जैसे फाइबर ऐड करते चले जा रहे हैं, 5 ग्राम ऐड हुआ तो देखो मैक्सिमम जो उसकी कंप्रेसिव फोर्स थी वो देखो इंक्रीज हो गई। अब वो 12.75 झेल रहा है। जब तक फाइबर ऐड नहीं किया था वो 8.3 पर ही ब्रेक हो रहा था। अब वो फाइबर ऐड करने के बाद 12.75 तक चला गया न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इस रीडिंग लेने के मेथड पे क्रिटिसाइज करें। भाई क्रिटिसाइज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 8.3 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर लेने में उस इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम है इसमें, तो यही ड्रॉबैक है। आ रही बात समझ में या नहीं? ठीक है, दूसरी बात, इसको चाहिए था कि इस एक्सपेरिमेंट को ये रिपीट करता। ठीक है, ये इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता। अगर 0 ग्राम वाला यूज किया था तो 0 ग्राम के मजीद सैंपल लेता, यानी 0 ग्राम के मजीद सैंपल लेता, मतलब सैंपल 1 होता, ये सैंपल 2 होता, ये सैंपल 3 होता। ठीक है, यहाँ पर लेट से 8.1 न्यूटन आती, सपोज यहाँ पे 8.4 न्यूटन आती, फिर एक एवरेज बनता है इसका, यहाँ पे इनका मीन निकलता। ठीक है, तो वो मीन इस कॉलम के अंदर आता, ये उसने वो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी फिर 2 ग्राम जिसमें फाइबर ऐड हुआ है कंक्रीट में, ठीक है, उसके भी ये सैंपल लेता मल्टीपल, उसका भी एवरेज निकालता। फिर 4 ग्राम वाले का भी सैंपल लेता, उसका एवरेज निकालता। 5 ग्राम वाले का भी सैंपल लेता, उसका, किसने ये कुछ भी नहीं किया ऐसा। क्लियर है? तो ये इसके दो ब्लंडर है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक तो ये कि डाटा जो है उसको लेने के लिए इसने इनकंसिस्टेंसी दिखाई है। ठीक है, दूसरा ये मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, और दूसरा ये कि कोई एविडेंस नहीं है जिसपे ये साबित हो कि इसने रिपीट किया ये एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स राइट इट। ठीक है, तो पहला तो ये हो सकता है इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, फिगर फॉर मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम फोर्स। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है कि नो, देयर इज नो एविडेंस दैट द there is no evidence that the experiment of
क्लियर है? कोई इसका एविडेंस नहीं कि एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। अब कह रहा है एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट द इंक्रीज इन मैक्सिमम फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फाइबर इन द बीम। कि बीम में जैसे जैसे आप फाइबर ऐड करते चले जाओगे, ठीक है, वो फाइबर जैसे जैसे ऐड करोगे, ठीक है, वो वही वही वाली बात करें कि मैक्सिमम फोर्स आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी मैक्सिमम फोर्स जितनी वो बेयर कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द फाइबर, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट कुड जस्टिफाई हिज कंक्लूजन। अब वो कैसे जस्टिफाई करेगा, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है इसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेगा, तो भाई ग्राफ में अगर मैं बताऊं तो वो ग्राफ प्लॉट करेगा और ग्राफ में एक एक्सिस पर वो अब उसने कुछ बोला नहीं है कहीं पर भी, सो आपकी मर्जी है, आप मास ऑफ द फाइबर को कहीं पर भी लग दें। लेट्स से कि आप मास ऑफ फाइबर को इधर रख लें, ग्राम्स में, और ये मैक्सिमम फोर्स को आप यहां रख लें न्यूटन में। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे सो दैट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। या खैर ये तो ग्राफ कभी भी इधर से नहीं जाएगा, ये तो खैर मैक्सिमम फोर्स है तो ये इधर से ग्राफ पास करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि 0 ग्राम जिस वक्त है उस वक्त भी कुछ ना कुछ फोर्स है। अगर हम ये काम करें, एक काम कर सकते हैं हम, ठीक है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जस्टिफाई करना है ना, जस्टिफिकेशन ये हो सकती है, देखो हम इसका टेबल मजीद बनाए और उसमें ये करें कि चेंज इन मैक्सिमम फोर्स निकालें, यानी डेल्टा मैक्सिमम फोर्स। अब ये कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले 8.3 इनिशियल वैल्यू है, सो 8.3 माइनस 8.3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है चेंज। अगली दफा होगा 10 माइनस 8.3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.7 न्यूटन। समझ आ रही है नहीं आ रही तुम लोग को? ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 11.3 माइनस 8.3, जी क्या वैल्यू आ रही है, कोई मुझे बताएगा? तो इस 3 तरह से है। हम, जी 3 3 आ रहा है, और अगर 12.75 माइनस 8.3 करें क्या वैल्यू आती है, 4.45 4.45। 45। क्लियर? अगर इस तरह से हम पता करें तो, और ग्राफ प्लॉट करें हम, ठीक है, ये मास ऑफ द फाइबर वर्सेस ये चेंज का, तो देखो दोनों इनिशियली 0 है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो चेंज इन सर मैक्सिमम आपने इन फोर्स सबको -8.3 क्यों किया? इनिशियल, बता तो रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल, ये 0 ग्राम फाइबर है इससे। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये जो 8.3 न्यूटन है ना, पहली दफा जब फाइबर नहीं था तो उस वक्त ये 8.3 न्यूटन पे ब्रेक हुआ। ये कब, ये किसकी वजह से हुआ, ये फाइबर तो नहीं है, ये कंक्रीट का मास की वजह से ब्रेक हुआ ना। आ रही बात समझ में? तो सब में से 8.3 जब निकाला ना तो सब में से कंक्रीट वाला हिस्सा निकल गया, तो अब जो बचा, जो फोर्स बची वो सिर्फ और सिर्फ फाइबर पे लग रही है। तो ये जो फोर्स लग रही है सिर्फ फाइबर पे लग रही है। समझ आई बात? ये है लॉजिक इसके पीछे। क्लियर है? बात समझ आई? ओके ओके। लॉजिक समझ में आई? ये 8 शुरू में जब सिर्फ देखो देखो सीन क्या है, फाइबर है F प्लस कंक्रीट है, तो शुरू में यहां पर फाइबर 0 है, फाइबर की क्वांटिटी 0 है, कंक्रीट तो है। अब 8.3 न्यूटन पे कंक्रीट ब्रेक हुआ, इसका मतलब है कंक्रीट ब्रेक हुआ है, फाइबर ब्रेक नहीं हुआ। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब 2 ग्राम ऐड किया तो 10 आ गया, 4 ग्राम किया तो 11.35 किया तो 12.7। अब सब में से 8.3 निकाला तो चेंज। अब पहली दफा ये 0 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 न्यूटन का मतलब ये है कि 8.3 जो ब्रेक हुआ है ये कंक्रीट ब्रेक हुआ है, फाइबर ब्रेक नहीं हुआ। फाइबर ब्रेक होने के लिए 0 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि फाइबर था ही नहीं, तो फोर्स भी 0 न्यूटन लगी फाइबर को ब्रेक करने के लिए पहली दफा। अगली दफा फाइबर का 2 ग्राम आया तो फाइबर को ब्रेक करने के लिए 1.7 न्यूटन लगी। फिर 4 ग्राम आया तो फाइबर को ब्रेक करने के लिए 3 न्यूटन की फोर्स लगी। अब तुम पूछोगे सर पे 11.3 क्या है? 11.3 में कंक्रीट भी आ जाता है, फाइबर भी आ जाता है, और 3 न्यूटन पे सिर्फ और सिर्फ फाइबर आता है, कंक्रीट नहीं आता। आ रही बात समझ में जमाल? क्लियर? जी सर। इसलिए इसलिए मैं जब भी लूंगा, ठीक है, इनके लिंक करूंगा, इन्हें लिंक करूंगा।
क्लियर? इस तरह से लिंक करूंगा। सो मैं कह सकता हूं कि कैलकुलेट द, क्या बोलूंगा भाई, अब मैं क्या करूंगा, मास ऑफ फाइबर वर्सेस चेंज, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वर्सेस चेंज, चेंज ऑफ यानी डेल्टा मैक्सिमम फोर्स। तो अब ये जो ग्राफ है वो यहां से पास नहीं करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर? मैं इसको नीचे लिख देता हूं, यहां पे बना देता हूं, लिख रहा हूं कैलकुलेट द change in maximum force and plot a graph of it against mass of the fiber added। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब आगे क्या होगा, ग्राफ शुड ओरिजिन से पास करेगा, और मैंने बताया कि क्योंकि दोनों 0 0 हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है भाई? 2 नंबर मिल गए आपको इस तरह से। एक तो ग्राफ में सही बताने में किस चीज का बनाना है, दूसरा ये कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अच्छा जी, लेट्स रिज्यूम द क्लास। सो वी हैड question number 3, a student investigated how the change in position of the sun in the sky affect the power output of the solar panel। ठीक है? She fixed a small solar panel at an angle to the horizontal। She used a lamp with an adjustable stand to act as the sun। clear हो गई बात? ठीक है? As shown by changing the angle theta, she modeled the change in position of the sun in the sky। clear है? उसने इस एंगल को चेंज करना शुरू किया और उससे जो है वो उसको ये अज्यूम किया कि ये जो सनलाइट है उसका एंगल चेंज हो रहा है, उसको उससे लिंक कर दिया। ठीक है? इस एंगल से सनलाइट को उसने लिंक किया। क्लियर है? ये कहना चाह रही है। अच्छा, अब पहले तो मैं बिफोर के मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज आपको समझा दूं। ये देखिए होता क्या है कि जब भी किसी प्लेट पर, ठीक है, अगर लाइट पड़ती है तो लाइट को मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लाइट बीम को हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 90 डिग्री पर ही हिट कराना होता है। ठीक है? अब मैं ये समझा रहा हूं कि सपोज दैट कि ये बीम है, ठीक है, और बीम इस तरह से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। आ रही बात समझ? सो अगर ये बीम जो है वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होता है, और ये इस वक्त ये एरिया जो है, ये एरिया इसका कम है। ठीक है? आ रही बात समझ? सो ये वाला एरिया इसका कम है, और इस एरिया की वजह से, इसके कम होने की वजह से, इस एरिया के कम होने की वजह से जाहिर है कि इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम पड़ेगी। सवाल है कि जिस वक्त यही भी जो इस वक्त 90 डिग्री पड़ रही है, अगर यही भी इस तरह से ना पड़े, अच्छा भाई कैसे पड़े, ये इसको अगर किसी एंगल से पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको 90 डिग्री पे नहीं पड़ती, इस तरह से पड़ती है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, यहां से जो पड़ने वाला एरिया है, इस एरिया को गौर से देखिएगा, ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सर्किल जो है वो कुछ सीधा नहीं बनेगा, मतलब ये सीधा नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन यूं टेढ़ा हो जाएगा, जिससे ये पड़ने वाला जो एरिया है ना, ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा। शेडो पड़ने वाला जो एरिया है, जितने पर यूनिट एरिया में पड़ रही है, इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि जब एरिया इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज। और आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि लाइट की इंटेंसिटी यानी फोटोन की इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जब कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। तो जब फोटोन नंबर ऑफ पर यूनिट टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो जाहिर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डिक्रीज होंगे पर यूनिट टाइम। इससे ये होगा कि अगर इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन डिक्रीज करने से जो जो करंट पैदा हो रहा है वो करंट भी डिक्रीज होगा। यही वजह है कि जितने भी सोलर सेल होते हैं
एक तो उनको हमेशा सनलाइट के सामने 90 डिग्री पर रखा जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होता है। और दूसरा ये होता है कि जब शाम हो रही होती है, ऐसा ऐसा 4-5 होना शुरू हो जाता है, तो आपको पता है कि सनलाइट जो ऐसा ऐसा यूं ही एंगल बढ़ाना शुरू कर जाती है, जिससे क्या होता है जो जमीन में पड़ने वाला एरिया वो बढ़ना शुरू करता है। जब एरिया बढ़ना शुरू करता है तो आप देखें इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू कर जाती है। और जो कंज्यूमर एंड पे सोलर पैनल लगा हुआ है उसको जब इंटेंसिटी कम मिलेगी तो जाहिर है करंट भी कम होगा। जब करंट कम होगा तो जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं करंट कम होने के बाद फिर उसका चलना। तो 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद फिर वो काम करना बंद कर देता है बिल्कुल ही, जब भी आपकी लाइट जो है वो डिम होना शुरू होती है, फिर आप जो है उसका बैकअप यूज करते हो। तो क्लियर है? तो दिमाग में एक बात याद रखना, ठीक है? तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब आओ चलो, ठीक है? So one of the solar cell in the solar panel was connected into the circuit. The circuit also contained 10 ohm fixed resistor, ठीक है? And an ammeter, ठीक है? And a voltmeter is shown, ठीक है? इस तरह सर्किट बनाया हुआ है। Investigate in the investigation is affected by the background light. अभी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें बैकग्राउंड लाइट भी होगी, ठीक है? जाहिर सी बात है कमरे की लाइट भी हो सकती है। Suggest what the student should do to control the background light during the investigation. He should perform or he or she should perform experiment in dark room. Dark room ऐसा रूम होता है जिसको हर तरफ से लाइट की इंटरफेरेंस से बाकायदा रोका जाता है। आप गूगल कर लें डार्क रूम क्या, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आप ये लिखेंगे कि ही और शी शुड परफॉर्म, ही और शी कुछ भी लिख लें, इन डार्क रूम, ठीक है? आ रही बात समझ में? डार्क रूम सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है, क्योंकि डार्क रूम वो होता है कि जिसमें आपका लाइट की इंटरफेरेंस को रोकने के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीजें लगाई जाती हैं, जैसे कर्टन्स लगा दिए। इसके अलावा अगर खिड़की है तो उसके ऊपर जो है वो ब्लैक पेपर्स वगैरह यूज कर लिए जाते हैं ताकि इंटरफेरेंस जो है वो हर तरफ से लाइट का जो है वो ना हो। क्लियर? Suggest two other variable that the student should control during this experiment. देखा? कंट्रोल वेरिएबल क्या कहा था मैंने शुरू में? ऑल दो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो भाई इस दौरान आपकी जो बल्ब है इसकी इंटेंसिटी, ये बल्ब है इसकी पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आई रिपीट, बल्ब की पावर, ठीक है? ये चेंज कैसे चेंज ना हो भाई? चेंज ऐसे ना हो कि बल्ब चेंज नहीं करना, बल्ब वही इस्तेमाल करना, खत्म। और अगर सनलाइट यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सन तो अपनी ल्यूमिनोसिटी चेंज नहीं करेगा, वो तो फिक्स है। सो ये वाली सीन है, ठीक है? तो इसकी पावर चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर। एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लो, पावर में और इंटेंसिटी में हमेशा एक फर्क है। पावर हमेशा सोर्स के लिए वर्ड यूज होता है, सोर्स को लिंक करता है, और इंटेंसिटी हमेशा कंज्यूमर को लिंक करती है। ये बात याद रखना, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो जो रिसीव कर रहा है वो पावर को अपनी बॉडी के पर यूनिट एरिया में, वो इंटेंसिटी कहलाएगा। तो वो कंज्यूमर ही रिसीव करेगा ना। कंज्यूमर आप भी हो सकते हैं, जैसे सनलाइट के आगे आप लेट गए विटामिन डी बनाने के लिए, जैसे होता है बीचेस पे लेटे होते हैं लोग। इसके अलावा सोलर पैनल भी तो कंज्यूमर हो सकते हैं भाई, ठीक है? तो ये कंज्यूमर के लिए इंटेंसिटी कवर्ड होता है, ठीक है? मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी लिंक करने के लिए, और इसके लिए पावर का वर्ड होता है, ठीक है? वैसे ऐसा नहीं है, इसके लिए भी पावर का वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हो, तब हम बात करते हैं पावर इनपुट और पावर आउटपुट की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब हम पावर और इंटेंसिटी को लिंक करते हैं, इन दोनों को लिंक करते हैं, तो उस सेंस में बता रहा हूँ कि उस सेंस में पावर जो है वो हमेशा सोर्स के लिए यूज होता है, ठीक है? और जो इंटेंसिटी वो हमेशा कंज्यूमर के लिए यूज होता है, ठीक है? याद रखना ये चीज, तो जहन तुम्हारा काम करेगा, ठीक है? वो कह रहा है कि दो और अदर वेरिएबल बताओ कि जिनको कंट्रोल करना चाहिए। एक तो पावर, पावर ऑफ द लैंप, ठीक है? इसको कंट्रोल कर लें। उसके बाद पावर सप्लाई को कर लें। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो फिक्स कर लें, ठीक है? वो सबसे अच्छा है, डिस्टेंस बिटवीन पूरा ही लिख लेते हैं यार। डिस्टेंस बिटवीन क्या? लैंप एंड द सोलर सेल्स। क्लियर? आगे क्या कह रहा है अब जरा सुनो, ठीक है? द स्टूडेंट यूज अ लाइट मीटर। लाइट मीटर क्या बला होती है? ये पावर पता करता है, पावर बताता है, जो पावर जो है वो लाइट जो है वो कितनी पावर निकाल रही है, वो पावर पता करके आपको बताता है। टू डिटरमाइन द पावर इन ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल। क्लियर?
आप सन की भी पावर पता कर सकते हो लाइट मीटर के थ्रू, अपैरेटस है, ठीक है। शी डिटरमाइन द एंगल थीटा फॉर ईच पोजीशन ऑफ द लैंप। मैं दिखा देता हूँ, लाइट मीटर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लियर, जो आपको बताता है कि कितनी पावर है, ठीक है, ये मेजर करके बता रहा होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फोटोग्राफी वगैरह में यूज किया जाता है ये कॉमनली, ठीक है। ये मेरे ख्याल है इंसेप्शन है शायद, आई गेस मूवी, देख लीजिए आप, इसमें यूज हो रहा है, तो लाइट मीटर यूज करते हैं। शी डिटरमाइन द एंगल थीटा फॉर ईच पोजीशन ऑफ द लैंप, ठीक है, लैंप की अलग अलग पोजीशन पे उसने थीटा पता किया। फॉर ईच एंगल शी मेजर द करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर द सोलर सेल, क्लियर। अच्छा ये भी कर लिया उसने, यानी उसने क्या किया मैं बता देता हूँ। उसने क्या किया, ये सर्किट है, ठीक है, इस सोलर पैनल के साथ जाहिर है कि आगे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एम मीटर लगा हुआ है और रजिस्टर लगा हुआ है। अब सुनो, उसने क्या किया, इसका एंगल जो है वो चेंज किया, इसका एंगल जाहिर है चेंज किया। इसका एंगल चेंज करने पर उसने हर दफा सबसे पहले पावर इन पता की, यानी इसमें पावर जा कितनी रही है, कितनी पावर मिल रही है वो उसने पता किया, ठीक है। वो पावर इन थी, वो कैसे पता किया, वो लाइट मीटर से पता किया पावर इन। अब पावर आउट कैसे पता करेंगे, सो पावर आउट के लिए मुझे इस सोलर पैनल के साथ कोई रजिस्टर लगाना पड़ेगा। इस रजिस्टर पर करंट कितना आ रहा है वो मेजर करना पड़ेगा, और वोल्टेज कितना पैदा कर रहा है ये सोलर, वो वोल्टेज भी हमने पता करना पड़ेगा, यानी ईएमएफ पता करना पड़ेगा कितना पैदा कर रहा है। और इस ईएमएफ को, यानी इस ईएमएफ की जो वैल्यू है ये V, और ये जो करंट है ये I, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगी, वो पावर है जो इस रजिस्टर को डिलीवर हो रही है, सो ये पावर आउट कहलाएगी। सो पावर इन जो है वो किससे पता करेगी, वो लाइट मीटर से पता लगेगी, और पावर आउट जो है V और I के प्रोडक्ट से पता लगेगी। इसलिए वो हर अलग अलग एंगल पर, ठीक है, इस सिस्टम को चला के देख रहा है और हर एक एक एंगल पर वो वोल्टेज और करंट भी मेजर कर रहा है ताकि पावर आउट मेजर कर सके। और आखिर में इस पावर आउट और पावर इन को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके वो एफिशिएंसी भी निकालेगा। आ रही बात समझ में, याद रखना। और फिर उस एफिशिएंसी से ये कंक्लूड करेगा कि सबसे बेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बेस्ट एंगल कौन सा है इसको रखने का। आ रही बात समझ में, ये बात याद रखना, ये इसका काम है, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। सो उसने क्या किया, अलग अलग एंगल पे 35 से बढ़ाता लग गया 78 तक। तो पावर इन तो हर दफा सेम ही रहेगी, जाहिर है पावर इन क्यों चेंज होगी, सूरज से तो एक ही मिल रही है, या बल्ब है तो उससे तो एक ही लाइट मिल रही है, तो उसकी पावर तो सेम रहेगी। लेकिन मसला ये कि पावर हर दफा वोल्टेज चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हैं तो देखें वोल्टेज को देखें वो बढ़ता चला जा रहा है, करंट देखें वो भी क्या होता चला जा रहा है। तो करंट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन करंट, हाँ करंट देखे ना 22 से 23 ये गया, ये यहाँ तक बढ़ा, और फिर 22 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ करंट, ठीक है। अच्छा अगर मैं पावर आउट देख लूं तो 12.1 से चलूं तो 12.6 तक चला गया, बीच में कहीं और बढ़ी है वैल्यू और फिर गिर गई है, याद रखिए, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वो कम बढ़ रही है, उसके बाद दोबारा डिक्रीज हुई। वो कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी आउट, ये पी आउट की वैल्यू जो मिसिंग है ये कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वी आई का प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, पी आउट इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो वी कितना है आपके पास 0.536 इंटू आई कितना है 22.4, 22.24 इंटू 10⁻³ जी क्या वैल्यू आती है, कौन बताएगा। Sir, it's 0.0119 watt. आसफी आ रहे हो क्लास में, सो 0.0119 वॉट, क्लियर है। अब राउंड ऑफ कर लें इसको, 0.012 कर लें इसको, 19 है। अब देख डिपेंड करता है, नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही चल रहा है तो रहने दे इसको, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है कि पावर यूजफुल आउट डिवाइडेड बाय पावर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कर लेते हैं, अब देखो क्या होगा 0.0119 इसको मिली वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 so 11.9 मिली वॉट, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई, सो ये हो जाएगा 46.1 मिली वॉट,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है 25। ओ माशाल्लाह, इतनी अच्छी एफिशिएंसी, या अल्लाह, कोई तो रोक लो। ठीक है, रेस्टोरेंट प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी अगेंस्ट थीटा। ठीक है, तो तुम्हारे सामने बिल्कुल है परसेंटेज एफिशिएंसी, देखो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये फिर कम होना शुरू हो गई, और थीटा एंगल के हिसाब से। ठीक है, सो ये ग्राफ बना, तो देखो पहले ये ऊपर गया, उसके बाद ये ग्राफ बना। तो सबसे पहले इसको फिक्स, अब क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द मैक्सिमम परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द अरेंजमेंट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा मैक्सिमम। सो कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का कर्व बन रहा है बेस्ट फिट, अब आप देख लो। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस पोजीशन पर आ रही है, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो कुछ इधर आ रही है। सो 29.1235 29.6 आ रहा है परसेंट एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी 29.6% आ रही है, और थीटा जो है वो कितना आ रहा है, वो 55 डिग्री पर आ रही है वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 29.6% और ये 55 डिग्री पर आ रही है बात समझ। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट कुड कलेक्ट मोर डाटा, ये बैच फिट कर्व आप सही से बनाना है। ठीक है, अच्छा बैच फिट कर्व भी कैसे बनाओगे वो भी याद रखना, कोशिश करो कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो पॉइंट्स, मैक्सिमम जो लाइन है वो मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब से पास हो, कोई जिगजैग नहीं बनाना, जैसे यहाँ नहीं गुजर रही थी, नहीं मीट कर रही थी तो मैंने इसके करीब से गुजार दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जबरदस्ती पॉइंट मिलाने की कोशिश नहीं करना, अगर नहीं बन रहे हो तो करीब से गुजार देना, ये बात याद रखना, बैच फिट का मतलब यही होता है। ठीक है, सही है भाई। एक्सप्लेन, अब आगे देख लें। एक्सप्लेन how the student could collect more data to increase the accuracy in her values of the maximum percentage efficiency and maximum theta। भाई ये तब इंक्रीज होता है कि जब ये आप देख लो पहली वैल्यू कब ले रहा है, ये 35 डिग्री पर एंगल में पहली ले रहा है, फिर नेक्स्ट वैल्यू कब ले रहा है 39 के करीब, फिर ऑलमोस्ट देखो इधर अगली वैल्यू कब 44 पे ले रहा है। भाई इसको कहते हैं इंटरवल या स्टेप साइज। ये जो इंटरवल है ये रिड्यूस कर दे तो ज्यादा एक्यूरेट, यानी बीच में भी एक वैल्यू आ जाए, बीच में भी आ जाए, तो आपको लाइन जो है वो जोड़ना, उन्हें कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो इंटरवल रिड्यूस कर दे, इंटरवल ऑफ रीडिंग रिड्यूस कर दे, ठीक है, या स्टेप साइज रिड्यूस कर दे, इसको स्टेप साइज भी कहते हैं, वो भी रिड्यूस कर दे, बात एक ही है। तो इससे मोर करेक्ट वैल्यू आती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, याद रखिएगा इस चीज से। ठीक है, हो सकता है अभी 55 डिग्री आए तो एक्चुअल वैल्यू 55.3 होती, तो वो 0.3 का एरर तो आ रहा है। इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ना, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट है, तो बीच में कहाँ कर्व हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो अगर हम ये रिड्यूस कर देंगे इनकी ऑब्जर्वेशन, तो हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, तो हो सकता है कर्व जो है वो मोड़ना, उसका कर्व का टर्निंग पॉइंट पता करना आसान हो जाए। ठीक है, याद रखना ये चीज, तो इसलिए इसकी इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है, आ रही बात या नहीं आ रही भाई? जी सर। ठीक है, देयरफॉर जब ज्यादा नंबर होंगे, ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो क्या होगा, मोर एक्यूरेट वैल्यूज या मोर एक्यूरेट कर्व कह दो,
कैन बी ड्रॉन, ठीक है। ठीक है, by tracing more observed point, क्लियर है। आगे चलते हैं। The student only moved the lamp vertically in her investigation during a day। वो कह रहा है कि वो सिर्फ उसको vertically यूज कर रही है अपने investigation में। During a day sun moves vertically and horizontally across the sky, say the direction in which the light should be incident on the solar panel for maximum output power। अभी बताया perpendicular। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? ठीक है, लिख देता हूं। द लाइट should fall on the solar panels perpendicular, कॉर्नर पे नहीं जानी चाहिए। Okay. If the solar panel at a solar power station are mounted on the motorized stand, explain how this could increase energy generated। एनर्जी जनरेटेड का मतलब है पावर आउटपुट, जो वायर में से पावर जा रही है उसको कैसे इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर रहेगा ये, या जिस तरफ मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस एंगल में पड़ रही है उस एंगल पे रहेगा ये। सो ये पावर आउटपुट की बात कर रहा है। ये पावर आउटपुट जो ये मैक्सिमम क्यों रहता है, कैसे रहेगा? ये मोटराइज है। मोटराइज का मतलब है जाहिर है इस पे मोटर लगी होगी तो ये अपना एंगल चेंज कर सकता है, हॉरिजॉन्टल कर लेगा, ऐसे कर लेगा, अपना एंगल चेंज कर सकता है। इज इट क्लियर सब? जी। तो अब आप क्या लिखोगे? जाहिर है कि जैसे जैसे ये सनलाइट इस तरह से सन गुजरेगा तो वैसे वैसे उसकी पोजीशन को ये फॉलो करता रहेगा और उसी हिसाब से अपने आप को अरेंज करेगा। क्लियर है? ठीक है, सब क्या होगा? ठीक है, लिख देता हूं। द पैनल could move to follow sun's position in sky during daytime। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है? द लाइट was always क्या? इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द पैनल। क्लियर है भाई, समझ आया? so that panel generates maximum output power। clear? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। A student use a source of ultrasound to create a standing wave, ठीक है, in a narrow container। ठीक है, तो कह रहा है narrow container of the liquid, the standing wave created the layers of increased density in the liquid। अभी इंक्रीज डेंसिटी कहां से आ गई, जरा बात समझना, ही बड़ी गहरी बात है। ये कैविटी है एक तरह की, ठीक है, और यहां से ये अल्ट्रासाउंड जनरेट कर रहा है। अल्ट्रासाउंड अंदर स्टैंडिंग वेव बना रही है। अब वो जाहिर है वेव जा रही होगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही होगी, तो स्टैंडिंग वेव बन रही होगी। और ये स्टैंडिंग वेव में देखो, आपको पता है कहीं पार्टिकल क्लोज होते हैं, कहीं पे फार अवे होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो जहां पे पार्टिकल करीब करीब होंगे
ठीक है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पार्टिकल दूर दूर होंगे वहां पे डेंसिटी कम होगी। ठीक है, कुछ इस तरह का मामला होगा। ठीक है, मोर और लेस इसी तरह की बात होगी जो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया कुछ है जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कुछ एरिया में डेंसिटी कम है। अब ये सुनो, यानी ये अल्ट्रासाउंड ऐसे लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड की सोर्स। अच्छा, अब सीन क्या है कि अब जहां पे डेंसिटी ज्यादा है ना मीडियम की, और यहाँ पर भी ज्यादा है, तो बीच में डेंसिटी कम है, तो यहाँ से ये लेजर बीम पास करवा रहा है। अब जहां डेंसिटी कम है वो लेजर बीम के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेजर बीम गुजर जाएगी, और जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां लेजर बीम नहीं गुजर सकेगी, तो ये स्लिट के तौर पे इस्तेमाल होगा, स्लिट के तौर पे ये वाला एरिया। ठीक है, और ये स्लिट है, जाहिर है मल्टीपल स्लिट है, तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा लेजर बीम के लिए। आ रही बात समझ में? क्या दिमाग चलाया इन लोगों ने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो। ठीक है, ये लिक्विड का कंटेनर है या कैविटी है, इसमें से अल्ट्रासाउंड पास की, इसने जो है वो अल्ट्रासाउंड पास करने पर इसने मुख्तलिफ स्टेशनरी वेव पैदा हो रही है अंदर, अल्ट्रासाउंड जा रही है, रिफ्लेक्ट करके आ रही है, स्टैंडिंग वेव पैदा हो रही है। सो यहाँ पे कुछ एरिया जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ कुछ एरिया जिसपे डेंसिटी कम है। जहाँ डेंसिटी कम है, जब लेजर पास किया तो वहां से लेजर आसानी से पास हो रही है, जहाँ डेंसिटी ज्यादा है वहां से पास नहीं हो रही, तो ये स्लिट के तौर पे काम कर रही है। और जाहिर है एक स्लिट नहीं, ये मल्टीपल स्लिट है, तो ये ग्रेटिंग के तौर पे काम कर रही है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसलिए जब लेजर पास कर रही है तो आपको ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा है, और ये थीटा है। क्लियर? अब सुनो, ये है, अब बच्चे ने क्या किया, या उस लड़के ने क्या किया, जो भी है, कि द स्टूडेंट वेरीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड को वेरी किया। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, सुनो, उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को क्या किया, वेरी किया। अब मिसाल के तौर पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, कम भी कर सकता है, देखते हैं क्या किया। 2.1 से 8.3 तक गया, सुनना, 2.1 से 8.3 तक गया। तो जब उसने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो आप क्या समझते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? जरा टेक्निकली सोचे, अभी एक्सपेरिमेंट गया तिल लेना, अभी जरा टेक्निकली सोचे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपको क्या लगता है ये जो डेंस एरियाज हैं ये करीब आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये जो मैं यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की, अभी इसको छोड़ दे लेजर बीम को, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बढ़ा दूं, तो मेरा सवाल है कि ये जो आपको डेंसर रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, ये डेंसर रीजन है, ये लेस डेंसर रीजन है, तो बताइए ये जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं ये करीब करीब हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, यानी ये जो रीजन है, हाँ बोलो जोर से, क्या होगा? करीब हो जाएंगे। और कोई बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, क्या होगा प्लीज? हाँ हाँ, अब देखो इसका एनालिसिस कैसे करोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, स्पीड विल रिमेन सेम, सो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, और तुम्हें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला है AX/D वाला, इस फॉर्मूले से अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये सिंगल स्लिट के लिए या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये समझ में आ सकता है। अब सुनो, आपने क्या डिक्रीज किया, इन्होंने कहा कि सर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। भाई वेवलेंथ डिक्रीज नहीं हो रही है, वेवलेंथ इसकी अल्ट्रासाउंड की डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ अल्ट्रासाउंड की डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, चलो इंक्रीज कर दी तुमने, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ये अल्ट्रासाउंड की डिक्रीज हो रही है। सुनो, इसकी लेजर की चेंज नहीं हो रही, जबकि जो डायफ्रैक्शन है वो लेजर की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, वो इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। एक बात याद रखना, जो डायफ्रैक्शन है वो इस लेजर पे, इस लेजर की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, इस लेजर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नीचे वाली पे, याद रखो। सब होगा क्या भाई, इसकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ कम होने का मतलब है स्टैंडिंग वेव जो बन रही है यहां पर, उसको समझो। अगर स्टैंडिंग वेव व्यू बन रही थी, जरा बड़ा करके बता दिया, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है नोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं, ये नोड्स होते हैं, ठीक है, ये एंटी नोड्स होते हैं, ये एंटी नोड्स होते हैं, पता है? जब आप वेवलेंथ छोटे करते हो तो वेवलेंथ छोटा करने से क्या होता है, जरा समझना, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया, और ये भी छोटा हो जाएगा, हो गया छोटा। अब ये छोटा होने से क्या हो गया, जो नोड और एंटी नोड है उनका फासला कम हो गया, समझना, नोड और एंटी नोड का फासला कम हो गया,
तो जो गैप्स बनेंगे इनमें से, जो बीच में गैप्स बनेंगे लाइट के गुजरने के, वो गैप्स भी कम हो जाएंगे, यानी स्लिट का साइज कम हो जाएगा, स्लिट सेपरेशन कम हो जाएगी। ये स्लिट सेपरेशन जो है ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी, दिमाग में रखो ये बात। तुम लोग टेक्निकली नहीं सोच रहे हो, बाद में तुम लोग को प्रॉब्लम होगी। तुम लोग क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, निकल जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भाई, ये चीजों को समझो। सो ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, अब इस्तेमाल करेंगे यहाँ, अब ए डिक्रीज होगा तो पीछे से लेजर बीम की तो वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, ये लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, डी डी भी चेंज नहीं हो रहा, तो सारा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, सारा इफेक्ट एक्स के ऊपर आएगा। तो जब ए छोटा कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो है, जो कि पहले यहाँ है, वो हो सकता है यहाँ से दूर चला जाए, सेपरेशन बढ़ जाएगी, दूर बढ़ेगा तो ये एंगल थीटा इंक्रीज होगा। देखो, एक बात से चार बातें घुमाकर मैंने आखिर में बता दिया थीटा इंक्रीज होगा। बात समझो, समझ आ रही है नहीं आ रही, समझो। और ये टेक्निकली देखो 0.052 से 2.212 तक पहुंच रहा है ये डिग्री, देखो तो सही तुम, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जा रहे हो ये चीज इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की, लेजर की नहीं है, दिमाग में रखना ये बात। समझ आ गई बात या नहीं आई? ठीक है, वो कह रहा है कि ही देन अब पढ़ो, द स्टूडेंट वेरीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर ईच फ्रीक्वेंसी ही मेजर द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इमेज। सबके लिए फर्स्ट ऑर्डर का एंगल मेजर किया, सेकंड ऑर्डर नहीं छुआ। He then calculated the diffraction angle theta of the first order image. His results are shown in the table. ठीक है, सबका डायफ्रैक्शन एंगल मेजर किया, कंप्लीट द टेबल विल करस्पॉन्ड टू द साइन वैल्यू, ऑफ सबकी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालो। तो वो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वो उधर इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी अगर यूज किया तो। ठीक है, सबका साइन निकालो, क्या वैल्यू आती है। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं या आप निकाल लें, कोई एक निकाल ले। ठीक है, सो साइन 0.052 ये आ रही है, मैं इसको x रख देता हूं। ठीक है, तो अच्छा, मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 में रखूंगा। ठीक है, सो ये पहली वैल्यू हो जाएगी 0.90, ठीक है, 908 करके कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, वो कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ y, I mean frequency on the y-axis, frequency of ultrasound and sin theta on x-axis। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, 5 नंबर का पेपर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के अंदर 5 बातें याद रखना। SPPL जी जनाब, मेरा एक्चुअल जो नेम है वो है बिलाल। अब याद रखना, यहाँ पे है सर बिलाल फिजिक्स लेक्चर, 4 चीजें याद रखना। ये 4 बात के 5 नंबर मिलेंगे, प्लॉटिंग के 2 नंबर है, बाकी सबका 1-1 नंबर है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, फैक्ट ये है। S मतलब स्केलिंग, P फॉर बैच फिट, P फॉर प्लॉटिंग, L फॉर लेबलिंग, 4 चीजों के 4 पॉइंट्स के, इन 4 पॉइंट्स के 5 मार्क्स हैं। क्लियर है? ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, स्केलिंग भी समझाता हूँ, बैच फिट भी समझाता हूँ, प्लॉटिंग भी समझाता हूँ, लेबलिंग भी समझाता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लॉटिंग एंड लेबलिंग, इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेबलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेबल आपने किसको करना है, आपने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को प्रॉपर लेबल करना है, उसका 1 नंबर है, वरना नंबर गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेबल करना है, तो वाई एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, आप लिखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी किसमें, मेगाहर्ट्ज में। क्लियर, ये मेगाहर्ट्ज में। उसके बाद दूसरी चीज, एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में साइन थीटा रखना है। ठीक है, लेकिन आपको उसमें 10⁻³ भी रखना पड़ेगा, ठीक है। -3 में हम उसको लिख रहे हैं सारी वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज जो है वो -3 पावर में आ रही है, ये हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब क्या करें, यूनिट्स भी लिख दिया हमने, सब कुछ लिख दिया। ठीक है, अब लेबलिंग हो गई, अब स्केलिंग पे चलते हैं। लेबलिंग कर दी ना हमने, कहाँ गया, ये रहा लेबलिंग, लेबलिंग हो गई। ठीक है, अब स्केलिंग पे चलते हैं, ये हो गया आपका, स्केलिंग पे चलते हैं। अब स्केल क्या चूज करना है वो देखना है कि देखो, वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, 2.1 से 8.3 तक जा रहा है, यानी मैं 9 तक रख सकता हूँ, और ये 0.09 से 3.7 तक जा रहा है। पावर -3 तो छोड़ दो ना, वो तो हम स्केल से उधर ही रख लेंगे। सो 0.9 से 3.3 और 2.1 से 8.3, याद रखना इसको
इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे 2.1 से 8.3 था, तो 8.3 करके मैं चलूं तो मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो कितने हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन सकता है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ठीक है, ये सही है, ये जीरो करके अगर मैं स्टार्ट करूं, एक चीज याद रखनी है, ग्राफ का जब भी स्केलिंग करें तो 70% मिनिमम ग्राफ का एरिया आपका इस्तेमाल होना चाहिए। 70% का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस में अगर मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 का 70% कितना होता है बताया कोई? 8.4। कमोबेश 8.8 एंड हाफ बॉक्स आपका एटलीस्ट यूज होना चाहिए, एटलीस्ट यूटिलाइज होना चाहिए ग्राफ में, ठीक है। सो हम देख लेते हैं 1 2 इज जीरो, अगर मैं इसको जीरो रखा हूं 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ठीक है। सो 8 और 9 के बीच में मेरा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.3 आएगा, तो किसी हद तक सही है, 70% वाई एक्सिस मेरा यूटिलाइज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सो मैं इसको 1 1 करके ले चल सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई? मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफ को और भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको 0.8 लेके भी चल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 0.8 में फिर और मेरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। 12 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 0.8 1.6, 8 का टेबल पढ़ते चले जाओ, 0.8, ठीक है, तो ये 10 है ना, तो ये 80 तो यहाँ तक हो जाएगा, या 8 यहाँ तक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8.8, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 9.6। तो आप 0.8 लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस याद रखना 70% ग्राफ आपका ना कवर होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर इस जीरो के बजाय इसको 0.8 लेके चल रहा है तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे कितना लिया जाए? तो एक्स एक्सिस पे पता है साइन की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है, लेकिन ये कहां से कहां तक जा रहा है? ये 3.7 तक। अच्छा, ये पावर पावर -3 भी तो है, सो 0.9 से 3.7 तक जा रहा है, क्या करें? सो भाई 3.7, सो इसको 0.5 1 2 3 ऐसे कर लें, ठीक है, और फिर 3.5 इधर कहीं तक आ जाएगा, तो 3 4 से पहले पहले इधर कहीं कहानी खत्म हो जाएगी, ग्राफ आपका सही प्लॉट होगा, ठीक है। सो ये 0.5, ठीक है, 1.5, ठीक है, 2.0 2.5, 3.0 3.5 4.0, सही है भाई? सारी वैल्यूज डाल दी, या आपने प्रॉपर क्या कर दिया, लेबल भी कर दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब स्केल भी आपने ले लिया, सेंसिबल स्केल लिया आपने, सबको समझ में आ गया क्या स्केल लेके चले आप। यानी वाई एक्सिस में आपके 10 बॉक्स जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है, एक्स एक्सिस में 10 बॉक्स 0.5, एक्स पर -3 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू के इक्वल है, क्लियर। अब आप वैल्यूज रखिए, पहली वैल्यू क्या है? 0.09 0.0908 0.908 पहली वैल्यू है, इस पे एंगल है 0.052, ठीक है, तो 0.052 0.908 0.052। अच्छा भाई, अच्छा नहीं, वाई एक्सिस पे क्या है? सॉरी ये नहीं रखना, फ्रीक्वेंसी रखनी है। सो 2.1 और 0.908, अच्छा 2.1 कहाँ पड़ेगा? 2. ठीक है, 1 इधर पड़ेगा, इधर 2.1 एंड 0.908, सो 0.908 इसके बीच में इधर कहीं वैल्यू पड़ेगी, इधर 2.1 ये रहा, और 0.908 0.908 यानी 0.91 इधर कहीं वैल्यू पड़ेगी। सो फर्स्ट वैल्यू जो आपकी आएगी इधर कहीं आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्रॉस बना दें, इस तरह से कर दें, क्लियर है। सो फर्स्ट वैल्यू आपकी इधर आ जाती है। आप चाहें तो यहाँ से अपना इस तरह से आप एक डॉटेड लाइन भी बना दें,
ताकि एग्जामिनर अगर अंधा हो तो उसको नजर आ जाए भाई मैंने ये पॉइंट बनाया। क्लियर? आ रही बात समझ? ठीक है, ठीक है भाई। ये सारी वैल्यूज आपकी हो गई प्लॉट। ये आप देखिए सारी की सारी वैल्यूज प्लॉट हो गई। अब इसमें बनेगा एक बेस्ट फिट कर्व, और बेस्ट फिट कर्व जो कोशिश यही होगी कि भाई ये फर्स्ट और लास्ट लाइन को आप देखिए, इसको मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइन आपकी करीब से ही गुजरेंगी, देखें पॉइंट या पॉइंट के करीब से ही गुजरेंगी, क्लोजेस्ट वैल्यूज होंगी, चेक कर लीजिए आप। क्लियर है? फर्स्ट और लाइन लास्ट को आप मिला दीजिए, ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक है। और देखें ये ओरिजिन से ही जा रहा है, ओरिजिन पर ही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। बाकी ये वैल्यूज करीब करीब से गुजर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है भाई, समझ आ गई बात? ठीक है। अब वो कह रहा है रेस्टोरेंट, ये पूरा इस पे मार्क मिलेगा आपको, प्लॉटिंग पे, लेबलिंग पे। अब बेस्ट फिट भी बना दी, उस पे भी एक नंबर, प्लॉटिंग पे 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लॉटिंग पे सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली प्लॉट करना, इस पे 2 नंबर देगा वो आपको। ठीक है, और प्लॉट करना से प्लॉट करना, जबकि डॉटेड लाइंस भी बना रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि पॉइंट कौन सा कहां से मिल रहा है। रेस्टोरेंट ड्राइव दिस फॉर्मूला, ठीक है, where lambda is the wavelength of the laser light and v is the speed of the sound in the liquid. Explain how a graph f frequency against a sin theta can be used to determine the value of v. कैसे पता लगेगा? सो भाई ग्राफ देखो, ग्राफ में अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो, ग्रेडियंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? जरा देखो, अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो, ग्रेडियंट आपको देता है राइज अपॉन रन। ठीक है, चूंकि इंक्लाइन टू राइट है तो पॉजिटिव साइन, और राइज पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रन पे क्या है? नीचे साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा है। सो ये आपको ग्रेडियंट की वैल्यू दे रहा है। सो राइज अपॉन रन आपको ग्रेडियंट की वैल्यू दे रहा है, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, सो इधर आ जाओ। सो राइज अपॉन रन क्या दे रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी अपॉन साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करो। ठीक है, v अपॉन एफ है ना, तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू v अपनी जगह, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको ब्रैकेट में लिख दो। सो देखो ये और ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू ग्रेडियंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन ग्रेडियंट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो सिंपल इज दैट, यहाँ लिखोगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू v मल्टी लैम्डा इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ग्रेडियंट। आ रही बात समझ में? और आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। क्लियर? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इस तरह से इक्वेशन आपकी हो जाएगी। वो कह रहा है एक्सप्लेन, ठीक है, हाउ, आपको एक्सप्लेन कर दो, जाहिर है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, करीब लेकर आओ। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिखो, करीब करो, और यहाँ पे इसको साइड में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है भाई, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या लेगा आपको बताओ? f अपॉन साइन थीटा, hence therefore by rearranging, ठीक है, we get this equation। क्लियर? आ रही बात समझ में? खत्म हो गई बात। ठीक है, ऐसे मार्क स्कीम कहती है इसमें, मार्क स्कीम के एंड इससे भी कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप इससे भी कंपेयर कर लो उसको। ठीक है भाई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ v यूजिंग योर ग्राफ। अब ग्राफ को यूज करना है, तो ग्राफ की वैल्यूज लेनी है, इन 5 पॉइंट में से 6 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ही लेना, ग्राफ की वैल्यू लेनी है। ठीक है, और ग्रेडियंट पहले फाइंड करना है, तो पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से कोई भी 2 वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू तो हमने ये 0,0 ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू कोई से भी उठा लेते हैं अपनी मर्जी की, जो अच्छी लगती है वो वैल्यू उठा लें आप। और मेरे ख्याल से ये वैल्यू सही है, मुझे तो ये वैल्यू बेहतर लग रही है, तो मैं ये वैल्यू उठा लेता हूँ।
ठीक है, ये वैल्यू उठा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। सो ये 5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, 5.5, 5.7, 5.7 हो जाएगी, और यहाँ पे 2.5 हो जाएगी। ठीक है, सो 5.7 और 2.5 वो मेगा में है और ये पावर -3 में है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट किसके बराबर है? f अपॉन साइन ऑफ थीटा के। सो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? ठीक है, 5 पॉइंट क्या निकाली थी? 5.7 है। सो 5.7 माइनस 0 इंटू 10⁻6। ठीक है, क्यों 10⁻6 लिखा? क्योंकि मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है। नीचे आओ, नीचे क्या है? नीचे हमने लिया था ये 2.5। सो 2.5 माइनस 0 इंटू 10⁻3, ये पावर -3 में। ठीक है भाई, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ग्रेडियंट क्या निकल रहा है? 5.7 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाई 2.5 एक्सपोनेंट -3। सो ये वैल्यू आ रही है 2.28 इंटू 10⁻9। ये ग्रेडियंट आ रहा है आपका। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आप इक्वेशन में ऊपर रखें, स्पीड कैलकुलेट करें। सो v इज इक्वल टू ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। सो ग्रेडियंट कितनी है? 2.28 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 650 इंटू 10⁻9। ठीक है, सो ये तकरीबन वैल्यू आ रही है 1482 मीटर पर सेकेंड, और अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1480 मीटर पर सेकेंड। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है भाई बच्चों? ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो बिटवीन 1400 से 1500 मीटर पर सेकेंड के बीच में। क्लियर है? ये करेक्ट आंसर है, तो मेरा 1480 ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट है। नेक्स्ट वन इज टोल्ड दैट द लिक्विड इज ईदर पेट्रोलियम, castor oil or glycerol. The table shows the speed of the sound v in this liquid. ठीक है, सब में स्पीड गिवन है। This one estimated the percentage uncertainty in the value of feed determined from the graph to 5%. 5%। ये ग्राफ से अनसर्टेनिटी निकाली है, ये ग्राफ से अनसर्टेनिटी निकाली है जो आपको ने अभी तक नहीं पढ़ा। Deduce which liquid was in the container. अब ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये डेल्टा u अपॉन u मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे करता हूं? जो आपने कैलकुलेट किए पीछे वो क्या? ठीक है, वो है 1480। सुनिएगा, वो है 1480 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब इसमें 5% ऐड कर दीजिए, एक दफा 5% इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 5% ऐड करने पे अपर लिमिट आ जाएगी, यानी 1480 प्लस इसी का 5% ऐड कर दीजिए। 1480 मल्टीप्लाई बाई 5%, मल्टीप्लाई बाई 5% ऐड कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों किया? भाई अपर लिमिट फाइंड करने के लिए, और अगर नहीं समझ में आए तो पहले आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लीजिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू अपॉन यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। सो पहले डेल्टा यू निकालिए अपॉन यू। यू आपके पास क्या ओरिजिनल 1480 मल्टीप्लाई बाई 100, 5%। पहले ऐसे ख्वारी करिए, तो इतना लंबा ख्वारी करने का टाइम नहीं है ना, तो शॉर्टकट में ऐसे ही लिखेंगे। सही है, तो आप करें, कितना आता है? 1480। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.05 करता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो मैं थोड़ा दिमाग चलाता हूँ, 1554, और इसकी लोअर लिमिट निकालें। 1480 में से 1480 का 5% जो है वो माइनस कर दीजिए, तो मैं 0.95 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आ जाता है 1406। अब देखिए 1406 से 1554 के दरमियान कौन सी लाई कर रही है? तो कैस्टर ऑयल लाई कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? भाई ये आपका हो सकता है आंसर।
समझे नहीं समझे आप लोग? सो आप लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूसिव रिमार्क्स लिखेंगे, ठीक है। सो 14 पूरा लिख देंगे कि 1480 कितना है, 14774 है, 1474 मीटर पर सेकेंड is within the range, so the liquid is castor oil। क्लियर है भाई? ये पूरा पेपर खत्म हुआ।